अभी हम लोग देखते हैं कि कोयले से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाया जाता है। लास्ट वीडियो अगर मेरा नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखो। अगर वो नहीं समझेगा तो ये यहाँ पे आगे के लेसन्स नहीं समझे। वहां पे मैंने डिटेल में बताया कि क्या होता करता है, कैसे विद्युत धारा बनती है, वो वहां पे पूरा एकदम इजिली कंसेप्ट क्लियर किया है। यहाँ पे अभी तुमको देखना है कि कोयले से कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, समझ लो ये कोयला है। ठीक है, ये कोयले हैं। ठीक है, अब ये कोयले पर मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा। ठीक है, मतलब हीट दूंगा। हीट दूंगा तो क्या होगा, इससे जलने लगा, ये जलने लगा तो आग निकलने लगी। आग निकलने लगी मतलब क्या, यहाँ पे उस आग निकली समझ लो। ठीक है, अब ये जब आग निकली तो ये गर्म है, तो अब इससे हम लोग किस में डालेंगे, इसको एक पानी की टांकी रहेगी। किस में रहेगी, एक पानी की टांकी। अब पानी या बॉयलर बोलते हैं, पानी का बॉयलर, पानी को बॉयल करेगा। अब इसको आग को इसके अंदर डाल दूंगा पानी में। ठीक है, अब ये पानी में जब जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पानी जब गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके वाष्प बन जाएंगे, मतलब वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, वाटर था अभी वाटर वेपर बन जाएगा। अब ये वाटर वेपर को हम लोग वाष्प को क्या करेंगे, अभी हम लोग वाष्प को क्या करेंगे कि टरबाइन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, टरबाइन कैसे दिखता है, ऐसे ब्लेड्स लगे होते, पाते लगे होते हैं, उसमें भाप डालूंगा तो अब भाप के पास क्या ऊर्जा है, एनर्जी है। तो भाप की वजह से क्या हो जाएगी, टरबाइन घूमने लगा। टरबाइन जैसे घूमेगा तो क्या होने लगेगा, जनित्र घूमने लगेगा। जनरेटर, उसका चुंबक घूमने लगेगा। जनरेटर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, कितना सिंपल है, सिंपल। ठीक है, कोयला है। ठीक है, अब ये कोयला को गर्म करना है। गर्म किया मैंने, कोयला को गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, तो वहां से हीट बहुत प्रोड्यूस होगा। वो हीट को मैं किस में डाल दूंगा, पानी में। पानी में डाला तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो गया तो क्या हो गया, भाप बन जाएगा। भाप बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब भाप को हम लोग किस में डालेंगे, टरबाइन में डाल देंगे। टरबाइन से क्या होगा, टरबाइन घूमने लगेगा। टरबाइन घूमने लगेगा तो क्या होगा, जनित्र घूमने लगेगा। जनित्र घूमने लगेगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बनने लगी। सारे वीडियो कनेक्टेड हैं, पहले देखना है, पहले तुमको वीडियो देखना, अगर नहीं समझा है कुछ भी तो पहले देखो जनित्र, जनित्र का वर्किंग कैसे। उसका फिर मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था, लास्ट वीडियो में कि एक्चुअली ये इतना मैकेनिज्म कैसे होता है, ईएमआई को मैंने समझाया, वहां पे ये देखो, उसके बाद ही ये वीडियोस देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पे कर दिया। यहाँ पे शॉर्ट्स फटाफट यहाँ पे कैसे हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। अब ये जो लेसन है, इस लेसन में ज्यादातर फ्लो चार्ट्स आते हैं। क्या आते करते, ज्यादातर फ्लो चार्ट्स की, मतलब बीच के डब्बे रहते हैं। ठीक है, डब्बे डब्बे को भरना रहता है। तो अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग क्या था कि कोयला था, फिर यहाँ पे इसको गर्म किया तो पानी को गर्म किया, फिर पानी गर्म किया, उससे भाप, भाप बना, भाप से फिर टरबाइन पे डाला, टरबाइन से फिर जनित्र पे डाला, फिर विद्युत। ऐसे एक फ्लो चार्ट दिया रहेगा तुमको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज कि ये जो पानी है, पानी को गर्म करोगे तो वाष्प बन रहा है। अब ये वाष्प को टरबाइन पे डालोगे तो फिर ये बच भी तो जाएगा ना। अब वाष्प तो कहीं जाएगा नहीं, पानी कहीं जाएगा क्या, नहीं, बस इसको घुमाएगा। यही पानी को अभी हम लोग क्या करते हैं, कूल कर देंगे। ठीक है, फिर यही पानी बन जाएगा, कूल होकर के क्या हो जाएगा, फिर यही पानी, फिर यही पानी गर्म हो। तो इसलिए मतलब पानी का वेस्टेज नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, वाष्प बनेगा, वाष्प बन करके फिर इसको ठंडा करेंगे, कूलिंग सिस्टम में डालेंगे, कूलिंग सिस्टम में डाल करके फिर पानी बनाएंगे, फिर गर्म करेंगे। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म बार बार चलते रहे। तो ये हो गया कि हाउ कोयले से कैसे बनता है। अब यहाँ पे अगर बोले कि एनर्जी डायग्राम में बताओ, मतलब कि एनर्जी फ्लो में बताओ कि कैसे हो रहा है, तो अब कोयले के पास कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। कोयले के पास कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। अब ये इसको गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्मी ऊर्जा। अब इसको गर्म किया, अब गर्म करने का वाष्प बनाया, तो अब वाष्प कैसे मूवमेंट करने लगी तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। वाष्प को गर्म किया तो क्या है, गतिज ऊर्जा। ये किसकी गतिज ऊर्जा, वाष्प की, क्योंकि वाष्प तो हिल रहे हैं। अब वाष्प की गतिज ऊर्जा, अब ये वाष्प किसके ऊपर, ये वाटर वेपर्स किसके ऊपर गिरे, टरबाइन के ऊपर। तो अब टरबाइन के ऊपर गिरे तो अब टरबाइन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वाष्प की गतिज ऊर्जा थी, अभी क्या हो गया, टरबाइन की गतिज ऊर्जा। अब टरबाइन की गतिज ऊर्जा के बाद क्या हो जाएगी, जनित्र की गतिज ऊर्जा, या फिर टरबाइन के बाद जनित्र की गतिज ऊर्जा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा विद्युत ऊर्जा।
इस फॉर्मेट में लिखना। एक अगर एनर्जी डायग्राम है, कोयले के पास कौन सी एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बना, ठीक है, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाष्प की गतिज ऊर्जा। इसके बाद फिर ये घूमने लगा टरबाइन, उसके ऊपर जब वाष्प गिरा तो टरबाइन घूमने लगा, तो टरबाइन की गति काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। फिर टरबाइन घूमने लगा, जनित्र घूमने लगेगा, जनित्र चुंबक घूमता, ठीक है, जनित्र की गतिज ऊर्जा, फिर वहां पे उससे विद्युत ऊर्जा बनी। ये ऊर्जा का फ्लो चार्ट है और ये एक्चुअल क्या मैकेनिज्म हो रही है उसका पार्ट। तो इस प्रकार से कोयला का कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोयला से हमने इलेक्ट्रिसिटी देख लिया। अभी देखते हैं कोयले से क्या क्या समस्या है, ठीक है, समस्याएं पहले देखते हैं। तो एक तो पहला समस्या है यार कि ये तो सीमित है, मतलब दुनिया में जितना है उतना है, उसके बाद खत्म तो खत्म, पहला। दूसरा इसका मैन पावर भी ज्यादा लगेगा। मैन पावर ज्यादा मतलब क्या कि लोग इसको निकालेंगे खदान से तो वहां पे पैसा ज्यादा लगेगा। दूसरा ये। तीसरा यहाँ पे जब इसको जलन करेंगे तो इससे बहुत सारे अलग अलग गैसेस निकलती, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस अगर आएंगे तो वायु प्रदूषण हो सकता है, ये हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके ये 3-4 घाटे हैं किसके, कोयला से जब हम लोग ऊर्जा बनाते हैं तो बनता है। अभी सेकंड हम लोग देखते हैं कि इस परमाणु ऊर्जा से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती करती है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए 2 मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, एक यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम, ठीक है, 2 मटेरियल यूज़ करते हैं, एक यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम। अब यूरेनियम को क्यों यूज़ करते हैं, तो यूरेनियम क्या है, एक बहुत बड़ा एटम है, मतलब इसका परमाणु क्या है, बहुत बड़ा परमाणु है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो ज़्यादा डर क्या होता करता है कि वो टूट सकता है, ठीक है, जितना बड़ा वो होगा, जितना ज़्यादा उसकी साइज़ होगी तो चांसेस ज़्यादा है कि उसको टूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसीलिए यूरेनियम को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। और ये रेडियो एक्टिव भी होते करते हैं, मतलब क्या, इनसे किरणें बाहर निकलती रहती हैं, इसलिए यूरेनियम का क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बम बनाने के लिए जो एटम बम्स बनते हैं उसमें भी यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसी कंसेप्ट को लगा करके यहाँ पे इसको यूरेनियम को तोड़ा जाता है। जब ये टूटता है तो टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलती है। जब यही एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी से क्या करना अपने को, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो अभी यूरेनियम में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जो यूरेनियम है इसका 92 परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर 92, इसका एटॉमिक मास 235 है, क्लियर। तो अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए कि इसके पास कितने न्यूट्रॉन हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन माइनस एटॉमिक मास को ए से दिखाते हैं, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर को जेड से दिखाते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर इसे बोलते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, 235 माइनस 92, तो कितना हो जाएगा ये 143, क्लियर। अब इसके न्यूक्लियस जो रहेगा, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस रहेगा उसके अंदर 143 न्यूट्रॉन रहेंगे और 92 क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, ठीक है। और 92 यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होंगे, ऐसे बहुत सारी सेल्स होंगी इनके पास। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, ये लोग मूव करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में देखो बहुत सारे हैं, एक 143 क्या है यहाँ पर, 143 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे कि पहले से इसका न्यूक्लियस बराबर से स्टेबल है नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है इसमें बराबर स्टेबल है क्या, अभी भी नहीं, बट कंट्रोल्ड है थोड़ा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे न्यूट्रॉन को एक डाला जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, किसमें, ये न्यूक्लियस में, किसके न्यूक्लियस में, यूरेनियम के न्यूक्लियस में, केंद्रक में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब जब ये एक्स्ट्रा एक न्यूट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 144, बराबर। अब ये 143 में ही प्रॉब्लम था इसको, तो 144 में और अनस्टेबल हो जाएगा। अब जैसे ही 144 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अब ये टूटना चाहेगा, ठीक है। जैसे ही 144 हुआ तो ये सब क्या चाहेंगे, टूटना चाहेंगे। अब टूट के क्या बनेंगे, समझ लो, अगर तुमको कुछ भी करना है, तुम क्या करते हो, कुछ भी चीज़ के लिए आइडियल एक मान के रखते हो अपना कि मेरे को इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है, मैं ये करके ये बनूंगा, इसके जैसा बनूंगा, तो आइडियल मानते हैं। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी, उसमें आइडियल लोग कौन है, आदर्श लोग कौन है, तो आदर्श लोग कौन है, आदर्श गैस है, क्या है, आदर्श गैस। इसलिए उन्हें आदर्श गैस बोलते क्यों है, देखो उसे आइडियल गैस बोलते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो आइडियल है यार सबके लिए, उसको मतलब कि सब लोग चाहते हैं यार मैं भी ऐसे हो जाऊँ, मतलब कि मैं भी फ्री हो जाऊँ, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो, प्रोटॉन की बराबर हो, मेरी आउटर मोस्ट कक्षाएं क्या हो, सेम हो, मेरी आउटर मोस्ट कक्षाएं मतलब भरी हो पूरी, उसमें ना लेने की ज़रूरत हो ना तो देने की, मतलब परिपूर्ण हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे हो सकते हैं, जब वो आइडियल गैस के जैसे बनेंगे। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर टूटता है या फिर बनता है, टूटता है या फिर बनता है, तो मैक्सिमम चांस चाहता है कि मुझे एक आइडियल गैस बना दो। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सोडियम। सोडियम क्या होता है, 11 होता है इसके पास। ठीक है, तो ये हमेशा चाहेगा कि यार मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले लो, मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले लो, तो मैं क्या हो जाऊं, 10। क्योंकि जैसे ही 10 हुआ इसका, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन कितने थे, पहले इसके पास 11 थे, आप समझ लो अब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब ये क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियॉन के पास। नियॉन क्या है, एक आदर्श गैस है, आइडियल गैस है। तो ये भी चाहेगा ना यार कि मैं भी आइडियल गैस या फिर आदर्श गैस बन जाऊं, इसलिए ये क्या करेगा कि सोडियम देखो क्या किया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे को नियॉन जैसे बना दे। ठीक है, तो ये नियॉन बनने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली है कि अंदर से वो नियॉन नहीं। क्यों अंदर से नियॉन नहीं, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस है उसमें तो 11 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 10 ही प्रोटॉन है, ये याद रखना। प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको आदर्श गैस मानते हैं, लेकिन ये नहीं याद रखना कि इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम होता है। कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज नहीं होते, सिर्फ एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन। लेन देन जो होता करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो इसके पास प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के वे में देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम है। तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये पहला यूरेनियम था, यूरेनियम पे एक परमाणु लिया गया। ठीक है, ये परमाणु केंद्र होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े परमाणु केंद्र होते हैं, इंडिया में भी है, श्रीहरिकोटा, तुम्बा, ये परमाणु केंद्र। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूरेनियम था, अब इस एक यूरेनियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन डाल दिया। क्या डाल दिया, एक न्यूट्रॉन डाल दिया। जैसे ही एक न्यूट्रॉन डाला तो ये क्या हो जाएगा, इसका विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि अब ये अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये टूटना चाहेगा। जब ये टूटता है तो ये किस में टूटता है, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये जब टूटता है तो इसके पहले दो चीज बनते हैं। ठीक है, एक बेरियम बनता है और एक क्रिप्टॉन बनता है। क्या, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे समझते हैं, बेरियम, बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 56, और इसका कितना 141 परमाणु द्रव्यमान है। और क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का कितना है 36, और परमाणु द्रव्यमान कितना है 92। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा सब देखते हैं। प्रोटॉन इसके पास कितने हैं 56, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 56, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता करता है, ए माइनस जेड। ए कितना है 141, माइनस जेड कितना है, जेड कितना है 56, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 5 गया 8, तो 85 क्या है यहाँ पे, 85 क्या है इसके पास, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे क्रिप्टॉन में देखते हैं, इसके पास प्रोटॉन कितने 36, न्यूट्रॉन कितने 36, और सॉरी इलेक्ट्रॉन 36। सो अभी इसमें कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन निकालने के लिए n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ए क्या है यहाँ पे, परमाणु द्रव्यमान, जेड क्या है परमाणु क्रमांक। तो इसका कितना है परमाणु क्रमांक 30, परमाणु द्रव्यमान कितना है 92, और परमाणु क्रमांक कितना है 36। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 56। अब इसको अगर टोटल जोड़े तो कितना आता है 141। तो यहाँ पे बचता कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 144 था, यहाँ पे 141, तो बच कितना गया 3 इलेक्ट्रॉन। यही 3 एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स निकलते हैं, फिर ये 3 न्यूट्रॉन, फिर अगले वाले एक यूरेनियम में 1 न्यूट्रॉन घुसेगा, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ये वाला इसको करेगा, फिर उससे आगे। तो ऐसे करके ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा, ऐसे बहुत सारी एनर्जी निकल, एक श्रृंखला बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। अब ये जो एनर्जी निकलती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, हम लोग तो नॉर्मल समझते हैं एनर्जी को जूल में नापते हैं, लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या कि एक वोल्टेज विभवांतर देने पर, एक वोल्टेज विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस रखने पर
इसके पास कितनी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आती है। तो अगर इसको 1 वोल्ट विभवांतर लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना ही इसका चार्ज होता करता है, कूलॉम चार्ज होता करता है, तो इसके पास इतनी ही एनर्जी आती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये हम लोग देखो कैसे निकाल सकते हैं, V इक्वल टू W/Q, ये मैंने वीडियो में बताया था विभवांतर क्या होता है उसमें। अब V कितना है, 1 है। विभवान कार्य निकालना, कार्य और ऊर्जा दोनों सेम चीज होती हैं। Q मतलब क्या, आवेश। तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, यही चीज यहाँ पे, अब ये कूलॉम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पे कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। कार्य मतलब ऊर्जा, तो इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी, जूल। तो ये समझो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेगा। यहाँ पे क्या है, मेगा। मेगा का मतलब क्या होता करता है, जैसे हम लोग MB नेट में यूज करते हैं, तो मतलब क्या, 10⁻6 बाइट। तो मेगा मतलब क्या होता है, 10⁶। तो इसको अगर 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, इसका ये बेस तो समान है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। क्लियर। अब इसको 200 से फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इतना एनर्जी निकलती करती है एक बार एक यूरेनियम के परमाणु से। फिर ये ऐसे बहुत बड़ा श्रृंखला बन जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती करती है। तो समझा ऊर्जा कैसे निकलती करती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि यूरेनियम और प्लूटोनियम से कैसे ऊर्जा निकलती है। तो परमाणु भट्टी होती करती है, परमाणु भट्टी में इससे ये ऊर्जा बनाई जाती है। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि इसका फ्लो चार्ट। अभी इसको हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि क्या हुआ यहाँ पे, जो हम लोग अभी डायग्राम के साथ समझे। वो डायग्राम आता करता है, ऐसे डायग्राम बना के दे देगा, पूछेगा ये डायग्राम किसका है, तो परमाणु विखंडन का डायग्राम है, उस पर कौन सा यूज करते हैं, तो यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे उसको हम लोग फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो फर्स्ट है कि हम लोग परमाणु को लेंगे। परमाणु को तोड़ने के लिए क्या चाहिए अपने को, एक परमाणु भट्टी चाहिए। तो एक जगह पे परमाणु भट्टी लेकर के उसमें परमाणु का विखंडन करें। जब परमाणु का विखंडन करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। अब वो ऊर्जा से क्या करना अपने को, पानी को गर्म करना है, क्योंकि भाप तो बनाना है। ठीक है, तो अब भाप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो सिस्टम में पानी हो, बॉयलर के जैसा पानी गर्म हो जाए। ठीक है, अब पानी जब गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। अब भाप बनेगा तो किसी के ऊपर तो गिरेगा, तो किसके ऊपर गिरेगा, किसके ऊपर डाला जाएगा, तो किसके ऊपर डाला जाएगा, टरबाइन के ऊपर। क्लियर है। फिर टरबाइन किससे कनेक्टेड होता करता है, जनित्र से। और जनित्र फिर क्या बनाता है हमारा, विद्युत ऊर्जा। तो ये हो गया सिंपल फ्लो चार्ट की स्ट्रक्चर क्या लगाना। तो पहला स्ट्रक्चर लगाना, परमाणु विखंडन करना। परमाणु विखंडन करने के लिए परमाणु भट्टी चाहिए। परमाणु भट्टी जो विखंडन होगा उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे पानी को गर्म करना है। जो पानी गर्म होगा, भाप रहेगा, उसको किसी पे तो डालना है, तो उससे किसको घुमाना है, टरबाइन को घुमाना है। टरबाइन से जनित्र घूमेगा, जनित्र से विद्युत ऊर्जा अपनी बन जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे अपने लिए, एक तो यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम, दो ही तत्व है अपने पास, ये तत्व यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे फिर एक चीज क्या हो जाएगा, सिंपल कि भाप हो गया, भाप गर्म है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब गिर जाएगा तो भाप को क्या कर देंगे, ठंडा करके फिर से पानी बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर कूलिंग कर देंगे। क्लियर, फिर कूलिंग सिस्टम यहाँ पे ला देंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अभी ऊर्जा के अकॉर्डिंग, मतलब क्या ऊर्जा, कैसे ऊर्जा रूपांतरण हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जाती है ना तो नष्ट की जाती है, बस एक से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित की जाती है। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या थी, इसके पास परमाणु ऊर्जा। क्लियर, यहाँ पे इसके पास परमाणु, तो इसके पास क्या होगी, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा को गर्म किया तो क्या बन गया, उष्मा, हीट बन गया। तो इसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई, ऊष्मीय ऊर्जा। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा किसके पास आ गई, तो उसमें ऊर्जा भाप के पास आ गई। पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होगा तो क्या होगा, भागने लगेगा इधर से उधर, तो भागने लगेगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, गति। इसलिए वाष्प की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। जब ये वाष्प फिर टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन घूमने लगेगा, तो टरबाइन के पास कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। और यही गतिज ऊर्जा फिर जनित्र के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, अपना विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया हमारा परमाणु ऊर्जा से कैसे होते। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कि पहला तो यार ये बहुत रिस्की काम है। ठीक है, इसको बहुत केयरफुल तरीके से करना करता है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता करता है या फिर परमाणु कुछ भी स्फोट हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस होता करता है उस इलाके में।
10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना इफेक्ट होगा, जितना इसका क्षमता होगी, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो वहाँ पे वर्कर हैं तो उनको विकिरण का मतलब सामना करना पड़ सकता है। विकिरण मतलब क्या, रेडिएशन। इससे क्या निकलेंगे, रेडिएशन, किरणें निकलेंगी, ठीक है। तो ये किरणें क्या करेंगी, उनके के बॉडी में जा करके जनुकीय बदलाव कर सकती हैं, ठीक है। तो डेंजरस, कैंसरस कर सकती हैं। तो ये डेंजरस चीजें इनसे हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अभी थर्ड हम लोग देखते हैं प्राकृतिक ऊर्जा से, जो हम लोग प्राकृतिक गैस बोलते हैं, तो वो प्राकृतिक गैस से कैसे एनर्जी बनाया जाए। सिंपल उसका भी कंसेप्ट यही है कि ईंधन लो, ईंधन को क्या करना है, गर्म करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उसका क्या संरचना है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस से कैसे एनर्जी बनाई जाती करती, कैसे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है प्राकृतिक गैस से। अभी जो नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस होती करती है, इसको क्या किया जाता है कि एक चेंबर डाला जाएगा, ठीक है। एक चेंबर में रखा जाएगा, उस चेंबर में इसको कंप्रेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंप्रेस, क्योंकि गैस है, ठीक है। अब गैस को जलाना इतना आसान बात नहीं होती। तो अब गैस को जलाने के लिए जैसे जो हमारे घर पे सिलेंडर भी आता है, तो सिलेंडर में क्या कहते हैं, वो गैस जो रहती है उसको बहुत कंप्रेस में रखा जाता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, जैसे सीएनजी जो बसेस में या फिर ऑटो में डाला जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वहाँ पे कॉम्प्रेस करके डाला जाता है। कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे कि ज्यादा एनर्जी के साथ रहेंगे, ज्यादा उसके पास प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा दाब रहेगा, तो वो जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब उस पर बाहर की हवा रहेगी तो जलने में ज्यादा आसानी होती है, तो इसलिए उसे कंप्रेस करके रखा जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो कि पहला क्या करेंगे हम लोग कि एक चेंबर बनाएंगे, वो चेंबर में हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, कंप्रेसर। अब उस कंप्रेसर के ऊपर क्या डाल देंगे हम लोग, ईंधन डाल देंगे। कंप्रेसर में क्या डालेंगे, ईंधन। ईंधन मतलब यहाँ पे क्या, नेचुरल गैस। और जब नेचुरल गैस डालने के बाद फिर क्या करेंगे कि वहां पे हवा डाल देंगे। जैसे ही हवा डालेंगे, क्योंकि जलने के लिए हवा चाहिए, हवा में कौन सबसे इंपॉर्टेंट है जलने के लिए, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कुछ भी चीज जल सकता है क्या, नहीं। जैसे तुमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि एक मोमबत्ती लेते हैं, ठीक है। एक मोमबत्ती लिया, ये मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास रख दिया, तो ये मोमबत्ती कुछ देर बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो स्टार्टिंग में तो जलती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन है इसके पास इधर पे ग्लास के अंदर, तो वो जलती है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म तो बुझ जाती है। तो जलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी सेम क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को डाला जाता है। तो कैसे डालते हैं, हवा के, मतलब हवा डाल दे, तो हवा में तो ऑक्सीजन है ही। तो अब देखो, कंप्रेसर लेंगे, उस कंप्रेसर में क्या डाल देंगे, ईंधन मतलब क्या, गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। उसमें फिर क्या डालेंगे, हवा। जैसे ही हवा डालेंगे तो क्या होगा वो, क्योंकि ये कंप्रेस है ना, बहुत कंप्रेस है, तो जैसे ही ऑक्सीजन थोड़ा सा भी मिला तो ये क्या हो जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। अब जल जाएंगे तो गैस के पास एनर्जी आ जाएगी। अब जैसे ही गैस के पास एनर्जी आ जाएगी तो वो गैस को हम लोग किस पे डाल देंगे, टरबाइन पे। यहाँ पे याद रखना, पानी का यूज यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे पानी का यूज नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही एक गैस है, ठीक है। गैस को जलाते हैं एकदम से, मतलब तो उसके पास खुद ही एनर्जी आती है। अब उसी जले हुई गैस से उसके पास जो गतिज ऊर्जा आ गई है, तो वो गतिज ऊर्जा किस पे डाल देते हैं हम लोग, टरबाइन पे। अब टरबाइन क्या होने लगेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। टरबाइन घूमा तो फिर कौन घूमेगा, जनित्र घूमेगा। ये जनित्र का है, ठीक है, जनित्र घूमेगा। अब जनित्र घूमा तो क्या बन जाएगा अपना, विद्युत ऊर्जा। तो सिंपल डायग्राम है। तो देखो, उच्च दाब की हवा के लिए कंप्रेसर, मतलब क्या, हवा, जो हवा पे सॉरी जो यहाँ पे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस रहेगा, उसको कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर का यूज किया जाएगा। उसके बाद फिर उसको ज्वलन कक्ष में डाला जाएगा। अब ये ज्वलन कक्ष मतलब क्या, चेम्बर ही होता है, यहाँ पे भी जलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी जलता कैसे, जब यहाँ पे हवा डालेंगे हम लोग, ठीक है, नैसर्गिक वायु, हवा डाल दिए तो ये जलना स्टार्ट होगा, तो ज्वलन कक्ष में। फिर जैसे इससे एनर्जी निकलेगी, ठीक है, एनर्जी मतलब क्या, गैस ही, जिस पे गैस पे एनर्जी जो रहेगी उस पे, तो वो इस पे आ जाएगी, टरबाइन के ऊपर टरबाइन घूमेगा, फिर जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, विद्युत ऊर्जा बन जाएगी, सिंपल। अब इसको हम लोग अगर देखें ऊर्जा के डायग्राम, ये हो गया कि स्ट्रक्चर क्या है। अभी देखते हैं कि ऊर्जा के डायग्राम। तो इसके पास कौन सी ऊर्जा रहेगी, रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि ये केमिकल है। तो गैस के पास कौन सी रहेगी, रासायनिक ऊर्जा। ये जब इसको हम लोग गर्म किए तो क्या हुआ कि ये गैस थी जो, वो गैस के ऊपर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी,
गतिज ऊर्जा, क्योंकि गैस भागने लगी इधर से उधर तो गतिज ऊर्जा आ गई। ये गतिज ऊर्जा फिर किसके ऊपर गिरी, टरबाइन के ऊपर। जब वो गैस पड़ी तो क्या हो गया, टरबाइन को गतिज ऊर्जा मिला। टरबाइन की गतिज ऊर्जा फिर जनित्र घूमेगा, जनित्र से क्या बन जाएगा, विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे समझा कि कैसे प्राकृतिक वायु, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल गैस जो होती करती प्राकृतिक गैस, उससे कैसे एनर्जी का निर्माण किया जाता है। अब इसका फायदा क्या है कि ये कोयले के जैसे प्रदूषण नहीं करता है, कोयले के जैसे प्रदूषण नहीं करता, ये इसका फायदा। घाटा क्या है, ये भी सीमित है, एक बार पृथ्वी से खत्म हो गया तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट है और डायग्राम है, और ये घाटे और फायदे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने तीनों जो कि अहितैषी, ये क्या है, पर्यावरण अहितैषी, क्योंकि पर्यावरण को इससे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो जैसे कोयले से क्या प्रॉब्लम हो रहा था, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था, सीमित है तो प्रॉब्लम ही है वहाँ पे। परमाणु ऊर्जा का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि परमाणु को जब तोड़ेंगे तो उससे विकिरण निकल सकते हैं, तो लोगों को कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। थर्ड, नेचुरल गैस से क्या हो सकता है कि नेचुरल गैस भी पोल्यूशन तो इतना नहीं करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये भी एक सीमित है, एक बार खत्म हो गया तो फिर इसका भी काम खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों है पर्यावरण अहितैषी, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण हितैषी, मतलब जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो और हमको एनर्जी भी मिल जाए, पर्यावरण के लिए अनुकूल हो और प्लस हमको क्या मिल जाए, एनर्जी भी। तो पर्यावरण के लिए जो अनुकूल हो और उससे हमको क्या हो जाए, एनर्जी भी, विद्युत ऊर्जा भी मिल जाए, वो हम लोग देखेंगे। उसमें मेनली क्या क्या आते हैं, पहला पानी, दूसरा पवन ऊर्जा, ठीक है, हवा के द्वारा कैसे, पवन चक्की के द्वारा, और तीसरा सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। ये तीन के ऊपर हम लोग बेसिक स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुँचाओ।